वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी साहित्य के चैप्टर 9 के बारे में। अर्थात इसमें हम समझेंगे संस्मरण के बारे में। संस्मरण किसे कहते हैं उसको जानेंगे और महत्वपूर्ण संस्मरण लेखकों के नाम और महत्वपूर्ण संस्मरणों पर चर्चा करेंगे। ज़्यादा इसमें कुछ आपको जानने की आवश्यकता नहीं होती है, बस अति लघु उत्तरीय में आपसे यही प्रश्न पूछा जाएगा कि संस्मरण किसे कहते हैं या संस्मरण का अर्थ बताइए या किन्हीं 4 संस्मरणकारों के नाम लिखिए, प्रमुख संस्मरणकारों के नाम। इस प्रकार से प्रश्न आपका पूछेगा। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा तो 2 से 3 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव के संस्मरण से या फिर एक ही 2 प्रश्न आपके बन सकते हैं। वैसे जो संस्मरण आपके पाठ्यक्रम में संकलित है उससे रिलेटेड आपके प्रश्न आएंगे एग्जाम्स में। ओके, कौन सा संस्मरण आपको पढ़ना है भाई बताइएगा, कौन सा संस्मरण पढ़ना है आपको? तो रामविलास शर्मा जी का है वो 30 बरस का साथी। 30 बरस का साथी नामक संस्मरण आपको पढ़ना है। आगे चल करके हम उसको पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले संस्मरण की परिभाषा, उसका अर्थ, उसको जान लेना और बहुत महत्वपूर्ण जो संस्मरण हैं उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे हम, कौन कौन से हैं। चलिए आपसे अगर मैं बताऊं संस्मरण के बारे में तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ा होगा संस्मरण जो है हिंदी साहित्य की अगर खास करके बात की जाए तो ये नवीनतम गद्य विधा रही है संस्मरण। ओके, और संस्मरण शब्द के सबसे पहले अर्थ को हम जानेंगे। संस्मरण शब्द का जो अर्थ है व्युत्पत्ति परक माने होता है किस प्रकार से संस्मरण जो शब्द बना है उसी को, यानी कि एक शाब्दिक अर्थ इसका। संस्मरण शब्द की व्युत्पत्ति किन शब्दों से हुई है, अगर उसको हम तोड़ दे संस्मरण शब्द को, जो इस समय पर्टिकुलर शब्द हमको दिखाई पड़ रहा है, इस शब्द को अगर हम 2 भागों में तोड़ दें या 3 भागों में तोड़ दें या जितने भागों में हम तो मतलब कि संधि विच्छेद होना चाहे तो उतने भागों में अगर हम इसको कैटेगराइज करते हैं तो हमारे समक्ष क्या परिभाषा निकलती है, क्या अर्थ निकलता है, उसी को समझना है। तो व्युत्पत्ति परक अर्थ या शाब्दिक अर्थ से तात्पर्य यही होता है। तो संस्मरण का व्युत्पत्ति परक जो अर्थ है उसका मतलब क्या होता है? समयक स्मरण मतलब क्या होता है कि जब लेखक क्या करता है, सहज आत्मीयता माने होता है कि एक प्रकार से एकदम खुले मन से सहज रहे, कोई कठिनता या फिर कोई प्रेशर देकर के अपने आप को ना सोचे कोई चीज। यानी कि जब लेखक क्या हो, सहज आत्मीयता के साथ एवं गंभीरता से और सहज आत्मीयता के साथ हो। ओके, अपने या किसी अन्य व्यक्ति के जीवन में जो बीती हुई कोई घटना है उसी घटना या दृश्य का स्मरण करके उसका वर्णन करता है, अपनी साहित्यिक शैली प्रदान करता है, अपनी लेखनी के माध्यम से जो संस्मरण होता है उसको, यानी जो उसको याद आती है घटनाएं, जो उससे रिलेटेड जो चीज़ें होती जो याद आती है उसको लिपिबद्ध करता है, उसको लिखता है, वही गद्य रचना संस्मरण कहलाती है हिंदी साहित्य में। ठीक है, संस्मरण के बारे में 3 चीज़ें क्लियर हो गई। तो ये हो गया व्युत्पत्ति परक अर्थ किससे रिलेटेड परिभाषा। लेकिन संस्मरण की इतनी ही परिभाषा अगर मैं कह करके निकल जाऊं तो समीचीन प्रतीत नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा और ना ही एग्जामिनर इसे मानेगा। तो इसके लिए आपको 1-2 विद्वानों की परिभाषा भी पता होनी चाहिए एग्जाम्स में लिखने के लिए। सबसे पहली बात डॉक्टर पदम सिंह शर्मा ने संस्मरण का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है। क्या कहा इन्होंने कि संस्मरण शब्द की व्युत्पत्ति जो हुई है किससे सम प्लस यम प्लस ल्यूट, किससे सम प्लस यम प्लस ल्यूट ये अण है, इसी इन तीनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, संस्मरण बनेगा। और इसका अर्थ होता है समयक स्मरण। समयक शब्द का अर्थ होता है पूर्ण रूप से, समयक ज्ञान, समय आपने देखा होगा तो किसी धर्म में इतिहास में आपने उनको पढ़ा होगा। तो समयक माने होता है संपूर्ण, पूरा, पूर्ण रूपेण। ठीक है, समयक माने क्या होता है, पूरा, संपूर्ण। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। पूर्ण रूपेण का आशय क्या है, सहज आत्मीयता एवं गंभीरता से किसी व्यक्ति, किसी घटना, किसी दृश्य, किसी वस्तु के बारे में हमको स्मरण करना। यानी जितनी भी घटनाएं हैं उन सभी घटनाओं में से कुछ छिटपुट घटनाएं जो होती हैं उसको याद करना, या फिर ऐसी घटनाएं जो हमको हमारे दिमाग में रह जाती हैं, याद रह जाती हैं, उसको हम लिपिबद्ध करते हैं, उसको हम लिखते हैं, तो वो रचना खास करके वो गद्य रचना संस्मरण कहलाती है। इसी परिभाषा को थोड़ा सा और आगे हम देखते हैं तो हमारे समझ डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत जी की परिभाषा आती है। ये कहते हैं कि जब भावुक कलाकार जब अतीत की उन्नत स्मृतियां, उन्नत माने होता है अच्छी स्मृतियां, ठीक है, भावुक कलाकार यानी कि जो भावात्मक यानी जिसका भाव पक्ष मजबूत हो, ऐसा कवि या ऐसा लेखक या ऐसा कलाकार जिसका भाव पक्ष मजबूत हो, भाव पक्ष प्रबल हो। कला पक्ष प्रबल है या नहीं है वो डोंट मैटर, लेकिन उसका भाव पक्ष प्रबल होगा। और जब भी भाव पक्ष प्रबल होगा तभी संस्मरण उपज होगा, क्योंकि भावात्मक चीजें ही आपको कुछ याद दिलवाती हैं। ठीक है, तो
जब भावुक कलाकार क्या करता है, अतीत, अतीत माने इतिहास की बीती हुई चीज़ें, उनकी अतीत की जो बीती हुई चीज़ें हैं, उनकी जो उन्नत यानी अच्छी स्मृतियाँ माने जो यादगार लम्हे हैं, उनको, उनमें से कुछ रमणीय अनुभूतियों को, रमणीय माने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को, जो कि एक प्रकार से लोगों को आकर्षित कर सके अपनी तरफ, एट्रैक्टिव एक प्रकार से जो चीज़ें हो उनको, उन अनुभूतियों को अपनी कोमल कल्पना से, क्योंकि जो भावात्मक कलाकार होगा, जो भावुक कलाकार होगा, जो इमोशनल जो कलाकार होगा, इमोशनल आर्टिस्ट होगा, खास करके उसकी अगर बात करें तो कोमल कल्पना उसके अंदर विद्यमान होगी, और उसी कोमल कल्पना से क्या करेगा, उस उन्नत स्मृतियों को, उस रमणीय अनुभूतियों को क्या करेगा, उसी कोमल कल्पना से अनुरंजित करके और व्यंजनामूलक शैली का प्रयोग करेगा। यहाँ पर इसकी कला पक्ष के बारे में बात है, क्योंकि व्यंजनामूलक शैली होगी तभी अच्छी लगेगी वो खास करके रचना। अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं से विशिष्ट करके, यानी जो अपने लेखक की जो व्यक्तित्व होता है, लेखक की जो पर्सनालिटी होती है, वो भी दिखाई पड़ती है उसमें, किसमें, उसकी रचना में, चाहे जिससे रिलेटेड उसकी बातें हो, लेकिन अगर लेखक अपने विचारों को उसमें जरूर जो है पिरोने का प्रयास, जरूर उसमें गूंथने का प्रयास करेगा, ये तय बात है। बिना लेखक अगर अपने विचारों को उसमें नहीं गूंथेगा तो फिर उसका उद्देश्य संपूर्णता को प्राप्त नहीं होगा। हूबहू रचना जो उसने देखा वही बता देगा, तो फिर उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगी वो रचना, जितना ज़्यादा अगर लेखक अपनी एक प्रकार से कला का प्रयोग करके, जब उसमें खूब ज़्यादा क्या करता है, कोमल कल्पना का एक प्रकार से प्रयोग करके रमणीय अनुभूतियों पर अनुरंजित करता है, व्यंजनामूलक शैली का प्रयोग करता है, अपनी विशेषताओं को उसमें रोचक ढंग से व्यक्त करता है, तो उस प्रकार की रचना को, उस प्रकार की गद्य रचना को हम क्या कहते हैं, हिंदी में संस्मरण विधा के नाम से जानते हैं, उसको हम संस्मरण कहते हैं। क्लियर हो गई बातें? तो संस्मरण का मतलब क्या होता है कि मान लेहन कि आप हो और आपका कोई साथी है, तो आप दोनों के बीच का कोई यादगार लम्हा हो, खूब बढ़िया कोई एक प्रकार से यादगार चीज़ें हो, अब आपका मन कर रहा है कि उसको लिखना है, तो आप सहज आत्मीयता के साथ, यानी आपका एक प्रकार से ऐसा जरूरी नहीं कि प्रेशर करके आप खूब लिखें, आप एकदम से जब अपने आप को सहज महसूस कर रहे हैं, उस समय जो आपके दिमाग में चीज़ें आती हैं उस घटना को लेकर के, उसी घटना के को लेकर के आप जब उसको साहित्यिक शैली प्रदान करेंगे। साहित्यिक शैली में देखिए दो प्रकार की चीज़ें यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है साहित्यिक शैली से, पहली तो भाव पक्ष आपका और दूसरी कला पक्ष, यानी भाव पक्षीय विशेषता और कला पक्षीय विशेषता को जब उसमें आप घुसेड़ेंगे, अपनी जो विचार होंगे, खुद के पर्सनल विचार, उसको भी उसमें अगर घुसेड़ने का प्रयास करेंगे, चूंकि तभी वो बेस्ट होगा, तभी वो एक संस्मरण अच्छा माना जाएगा। तो एक प्रकार से वही चीज़ होती संस्मरण, यानी जब भी आप अपने दोस्त के कुछ कोई यादगार लम्हे है, उसमें आप कुछ भी अच्छे तरीके से उसको थोड़ा सा एडिट करके आप अच्छे तरीके से उसको कर देते, तो वही चीज़ होती। ठीक है, तो डॉक्टर गोविंद त्रिगुणात की ये परिभाषा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी जो है इसको अपने शब्दों में बयां करते हैं, संस्मरण को कहते हैं कि संस्मरण जो होता है किसी अस्मर्यमान, अस्मर्यमान माने क्या होता है, जो यादगार चीजें होती है, अस्मर्यमान, ठीक है, की स्मृति का शब्दांकन है। अस्मर्यमान के जीवन के वे पहलू, वे संदर्भ और वे चारित्रिक वैशिष्ट जो स्मरणकर्ता को स्मृत रह जाते हैं, उन्हें वह शब्दांकित करता है। यानी स्मरणीय यानी जो यादगार चीजें होती हैं उसके, यानी कोई घटना घटी है तो उसकी ऐसी घटनाएं जो यादगार एक प्रकार से आपके मन में झांकी प्रस्तुत करें, उस प्रकार की घटना, जब उसकी स्मृति का शब्दांकन है, जो स्मृति आपने देखी, जो आपको यादगार चीजें यानी जो याद आई, मेमोरियल जो चीजें थी आपकी, उसको क्या कर दिया आपने, शब्दांकन कर दिया, तो उसी के शब्दांकन को संस्मरण कहते हैं। शब्दांकन किसी स्मरणीयमान की स्मृति का शब्दांकन है। मात्र ये भी लिख देंगे और लिख देंगे डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने कहा, तो बिल्कुल सही माना जाएगा, आपको अच्छा अंक मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा कि संस्मरण किसी स्मरणीयमान की स्मृति का शब्दांकन है, किसने कहा, तो डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी ने कहा। ओके, इसके अलावा आगे कहते हैं कि स्मरणीयमान के जीवन के वे पहलू, वे संदर्भ, वे चारित्रिक वैशिष्ट जो स्मरणकर्ता को स्मृत यानी याद रह जाते हैं। ठीक है, स्मरणीयमान के जीवन के यानी कि जिसके साथ आप रह रहे हैं उसके जीवन के, ठीक है, ऐसी चीजें जो कि यादगार चीजें हो हमारी, वो ठीक है, उन्हें जब हम शब्दांकित करते हैं वही स्मरण मतलब कि वही संस्मरण कहलाता है। ठीक, जो महत्व, विशिष्ट, विचित्र होता है, प्रिय होता है, वही आपको याद रहता है, और उसी चीज़ों का जब आप शब्दांकन करते हैं तो वही रचना आपकी संस्मरण कहलाती है। स्मरणीयमान को अंकित करते हुए लेखक स्वयं भी अंकित होता चलता रहता है।
संस्मरण में विषय और विषयी दोनों ही रूपायित होते हैं, इसीलिए इसमें स्मरणकर्ता पूर्णतः तटस्थ नहीं रह पाता है, वह अपने स्व का पुनः सर्जन करता है। यानी आप मान करके चलिएगा, जब भी कोई लेखक संस्मरण को लिखेगा तो उसमें अपने विचारों को जरूर पिरोएगा, और खास करके उस समय की स्थिति में, चाहे आप ही रहे हो, आपके ही जीवन की वो घटना हो, लेकिन उस समय जो आपका व्यक्तित्व रहा होगा उस व्यक्तित्व की छाप तो दिखाई ही पड़ेगी, लेकिन जो वर्तमान का आपका व्यक्तित्व होगा उसकी भी छाप आपको वहां पर दिखाई पड़ेगी। संस्मरण लेखक की जो छाप होगी, वर्तमान छाप, वो भी दिखेगी। ठीक, तो कुल मिलाकर के संस्मरण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें लेखक जो होता है अपने स्वयं के, अपने संयम के इतिहास को लिखना चाहता है। किसके? अपने संयम के इतिहास को, यानी कितना संयम उसमें है उसी के इतिहास को लिखना चाहता है। किंतु इतिहासकार के वस्तुपरक रूप से वह बिल्कुल अलग होता है। यानी जिस प्रकार से इतिहास लिखा जाता है, इतिहास लेखन अलग है और संस्मरण लेखन अलग है। चूंकि संस्मरण भी इतिहास की ही बीती हुई चीजें होती हैं, तो ऐतिहासिक तरीके से बोरियत फील नहीं होगी आपको संस्मरण पढ़ते हुए। संस्मरण पढ़ते हुए आपको एक प्रकार से एक अट्रैक्शन पैदा होगा, एक प्रकार से आकर्षण आपको मिलेगी, आकर्षक शक्ति दिखाई पड़ेगी उसमें, जो आपको खींचेगी, जो आपको अंत तक पढ़ने पर मजबूर करेगी, जो आपको फांस करके बांध करके रखेगी, क्लाइमैक्स बदलेगा। तमाम प्रकार की चीजों को उसमें समाहित करने का प्रयास एक लेखक करता है अपनी लेखनी का प्रयोग करके, खास करके। ठीक है, तो लेखक अपने निजी अनुभव को विशिष्ट व्यक्तियों अथवा क्रियाकलापों के चित्रण के माध्यम से व्यक्त करता है। उसके वर्णन में अपनी अनुभूतियां, संवेदनाएं भी रहती हैं, चाहे उसकी कोई दूसरा ही व्यक्ति का संस्मरण लिखा जा रहा हो, लेकिन लेखक के विचारों, लेखक का जो भाव है, लेखक की जो भावुकता है, जो लेखक का इमोशन है, वो कहीं ना कहीं पे आपको संस्मरण में दिखाई पड़ेगा। यानी संस्मरणकर्ता अपने विचारों को, अपने भावात्मक चीजों को उसमें भी देने का प्रयास, अपनी कलात्मक तत्वों को उसमें पिरोने का प्रयास, उसमें दबाने का प्रयास, उसमें कहीं ना कहीं पे लगाने का प्रयास करता है। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। संस्मरण मात्र एक इतिहास लेखन नहीं, संस्मरण क्या है? एक कलात्मक रचना है जो कि लेखक को बांध करके रखती है, और जो पाठक को बांध करके रखती है, और लेखक जो होता है वो पाठकों को बांधने के लिए और पाठकों को एक रोचकता का अनुभव कराने के लिए कि किसी घटना को किस वे में एक साहित्यकार देखता है, वो बताने का प्रयास करता है। आगे, संस्मरण विधा की शुरुआत जो हुई है ये द्विवेदी युग में हुई। द्विवेदी युग कब से कब तक शुरू होता है? द्विवेदी युग शुरुआत कब से हुई भाई? द्विवेदी युग की 1900 ईस्वी से द्विवेदी युग की शुरुआत हो जाती है। 1900 ईस्वी में सरस्वती पात्रिका का संपादन 1903 ईस्वी में किसने संभाला? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। आप देखिएगा द्विवेदी युग से ही शुरुआत होती है संस्मरण विधा की। वैसे हिंदी का पहला संस्मरण जो माना जाता है मुख्य रूप से मौलिक संस्मरण, वो है पदम सिंह शर्मा जी का पदम पराग। पदम पराग जो ये संस्मरण है, ये लिखा, इसका प्रकाशन कब हुआ? तो इसका प्रकाशन 1929 में हुआ। यानी जिस समय एक घूंट नामक एकांकी का एक प्रकार से प्रकाशन हुआ, हिंदी की पहली एकांकी है डॉक्टर जयशंकर प्रसाद की, तो 1929 ईस्वी में ही पदम पराग नामक एक संस्मरण विधा को लिखा पदम सिंह शर्मा जी ने, और इसी प्रकार से इसी को हिंदी का पहला संस्मरण कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बनेगा कि हिंदी का पहला संस्मरण कौन सा है, किसने लिखा? तो पदम सिंह शर्मा का है, पदम पराग नाम है। 1929 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। तो चलिए अब हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण संस्मरण और उनके लेखकों के नाम जान लेते हैं। एग्जाम में पूछा जाता रहता है आपसे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिएगा श्री राम शर्मा आचार्य। इनके संस्मरण के नाम अगर बताऊं तो जैसे शिकार हो गया, प्राणों का सौदा, जंगल के जीव, वे जीते कैसे, और इसके अलावा पांचवा है सन 42 के संस्मरण। तो ये 5 संस्मरण जो हैं ये बड़े ही महत्वपूर्ण है। किसके हैं? ये श्री राम शर्मा आचार्य के हैं। तो ये नहीं पूछेगा कि श्री राम शर्मा आचार्य के 5 संस्मरण के नाम लिखिए, ऐसे नहीं पूछेगा। आपसे पूछेगा कि जो है किन्हीं 5 संस्मरण लेखकों और उनकी रचनाओं के नाम लिखिए, एक एक रचना के नाम। ठीक है, या किसी 5 संस्मरण और उनके रचनाओं के नाम, मतलब कि उनके रचनाकारों के नाम, ऐसे पूछेगा। तो इनमें एक आप शिकार लिख दीजिएगा, एक आप जो है पथ के साथी लिख दीजिएगा महादेव वर्मा का, एक राम वृक्ष बेनीपुरी का जंजीरें और दीवारें लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा इस पर। ओके, क्लियर हो गई बातें? आगे थोड़ा सा जानने का प्रयास हम करते हैं। देखिए, तो महादेव वर्मा भी संस्मरण लिखा है, इन्होंने भी पथ के साथी जो संस्मरण है ये महादेव वर्मा ने लिखा है। इसके अलावा राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने भी संस्मरण लिखा है। जैसे कौन सा संस्मरण इनका है? जंजीरें और दीवारें। किसका संस्मरण है भाई? राम वृक्ष बेनीपुरी जी का है। इसके अलावा अगला है पंडित राहुल संकृत्यायन जी का बचपन की स्थितियां और जिनका
मैं कृतज्ञ, कृतज्ञ माने होता है एक प्रकार से जो है उधार जिसको कहते हैं, एक प्रकार से ऋणी होना। तो बचपन की स्थितियां और जिनका मैं कृतज्ञ, ये राहुल संकृत्यायन का क्या है, संस्मरण है। नेक्स्ट संस्मरण आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखिएगा। अनीता राकेश जी का है चंद संतरे, और ये इनका संस्मरण है। कमलेश्वर एक कहानीकार है, लेकिन इन्होंने भी संस्मरण लिखा है। देखिए मेरे हमदम मेरे दोस्त, देखिए दोस्तों के बारे में है, तो संस्मरण ही है, चूंकि यादगार लम्हों को लिखा इन्होंने। इसके अलावा विष्णुकांत शास्त्री जी ने 3 संस्मरण इनके मुख्य रूप से हमारे समक्ष आते हैं। पहला है आपका संस्मरण को पाथे, मतलब कि स्मरण को पाथे बनाने दो, सुधिया उस चंदन के बन की, पर साथ साथ चल रही याद। ये 3 संस्मरण है किसके, विष्णुकांत शास्त्री जी के। इसके अलावा अगला संस्मरण आता है, देखिए अज्ञे जी ने भी संस्मरण लिखा है। उनका संस्मरण कौन सा, स्मृति लेखा, स्मृति लेखा उनका एक संस्मरण है। इसके अलावा काशीनाथ सिंह जो कि एक बेस्ट कहानीकार है, इनकी बात की जाए तो याद हो के न याद हो, याद हो के न याद हो, ये एक संस्मरण है काशीनाथ सिंह का। और याद हो के न याद हो कब होता है, कभी कभी क्या होता है कि जब आप किसी से प्रेम कर रहे होते हैं और खास करके और उसको याद करना चाहते हैं, और 4-5 साल आपको ब्रेकअप के हो जाए। आप देखिएगा कभी, जब आप लाइफ में अनुभव करिएगा, जब मतलब कि हो जाएगा 4-5 साल आपके छोटे छुटान को, उसके बाद में क्या होगा कि जब आप उसको याद भी करना चाहोगे तो आपके समक्ष वो चेहरा कहीं ना कहीं पे बहुत मतलब नहीं आने का प्रयास रहेगा, एक प्रकार से नहीं दिखाई पड़ेगा, आप चाह करके भी उसको नहीं देख सकोगे, लेकिन फिर बाद में एकाएक आ जाएगा। तो ये चीज़ें होती है। तो खास करके आप देख काशीनाथ सिंह का जो ये जो है संस्मरण आप देखिएगा, याद हो के न याद हो, ये कुछ इसी प्रकार से आप देखिएगा। हालांकि उस टाइप का नहीं, लेकिन फिर भी आप देखिएगा कुछ इसी टाइप का। इसके अलावा आछे दिन पाछे गए, आछे दिन पाछे गए, ये भी एक प्रकार से इनका संस्मरण है काशीनाथ सिंह जी का। इसके अलावा घर का जोगी जोगड़ा, ये 3 उपन्यास मतलब 3 संस्मरण जो है इनके काशीनाथ सिंह के बड़े बेस्ट हैं। इसके अलावा दूधनाथ सिंह, ये भी एक कहानीकार है, इन्होंने भी लिखा है भाई, देखिए लौट आओ धार। और इसके अलावा एक शमशेर भी है, ये देखिए शमशेर एक मुक्ति मतलब कि शमशेर बहादुर सिंह, दूधनाथ सिंह ने शमशेर पर बड़ा काम किया है, ठीक है। दूधनाथ सिंह की 2 संस्मरण है आपके, लौट आओ धार और एक शमशेर भी है, ओके। इसके अलावा विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी का भी एक संस्मरण है, देखिए एक नाव के यात्री, ये भी बेस्ट संस्मरण है। इसके अलावा विद्यानिवास मिश्रा जी ने लिखा है चिड़िया रैन बसेरा, ये भी एक संस्मरण है। इसके अलावा शिवानी एक प्रकार से ये भी कहानीकार ही है शिवानी, और मतलब कि स्त्री कहानीकार है, इन्होंने वातायन एक संस्मरण की रचना करी। इसके अलावा फणीश्वरनाथ रेणु जो कि एक आंचलिक कहानीकार है हिंदी साहित्य के, आंचलिक मतलब होता है एक प्रकार से गांव से रिलेटेड कहानियां लिखने वाले जो होते हैं। तो जो फणीश्वरनाथ रेणु जी है, ये आंचलिक कहानीकार है, खास करके गांव टाइप की कहानी, यानी कि गांव से संबंधित कहानी लिखते हैं, जैसे कि मैला आंचल उपन्यास भी इनका आप दे पढ़िएगा, या कहानियां इनकी पढ़िएगा फणीश्वरनाथ रेणु जी की, तो एक प्रकार से आंचलिक है, गांवी परिवेश से रिलेटेड रखती हैं, रिलेशन रखती हैं। तो देखिए बन तुलसी गंध, मतलब बन तुलसी की गंध, तो बन तुलसी की गंध ये भी एक जो है क्या है संस्मरण है किसका, फणीश्वरनाथ रेणु जी का। इसके अलावा समय की शिला पर, समय की शिला पर, ये भी एक संस्मरण ही है फणीश्वरनाथ रेणु जी का, तो ये भी बड़ा बेस्ट है। इसके अलावा धर्मवीर भारती जी की बात की, धर्मवीर भारती जी ने ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय एक संस्मरण विधा की रचना है, आपको पता होना चाहिए, बेस्ट रचना है, आपने पढ़ा भी होगा इसको। इसके अलावा ममता कालिया, इनकी रचना है कल परसों के बरसों, कल परसों के बरसों, ये ममता कालिया की रचना है। इसके अलावा ओम थानवी की रचना है अपने अपने अज्ञे, अपने अपने अज्ञे, तो ओम थानवी ने लिखा। इस प्रकार के ये संस्मरण है जो कि आपको जानने चाहिए, एग्जाम्स में प्रश्न आता है, ठीक है। तो ज़्यादा प्रश्न नहीं, लगभग 2 नंबर का 3 नंबर का प्रश्न आपको यहाँ से पूछा जाएगा संस्मरण के बारे में, ठीक है, तो आप आसानी से कर पाएंगे इसको। अगला प्रश्न है सामान्यतः आजकल सभी आगे देखिएगा, आजकल के सभी बड़े साहित्यकारों ने अपने संस्मरण स्फुट या पुस्तककार रूप में छपवाए हैं। हिंदी साहित्य में संस्मरण लेखन की उत्तरोत्तर प्रगति को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि भविष्य संस्मरण साहित्य और अधिक सुदृढ़ और समृद्धशाली होने वाला है। अर्थात हिंदी साहित्य में आप देखिएगा हर एक कवि अपनी संस्मरण, अपने जीवन की जो बीती हुई यादगार लम्हे होते हैं उनको लिखने का प्रयास करता है, ठीक है। तो अब संस्मरण लेखक बहुत अधिक मात्रा में बढ़ भी रहे हैं और लेखकों की संख्या भी बढ़ रही है, जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है उसी प्रकार से लेखक बढ़ रहे हैं। आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है, मैं बोलना नहीं चाह रहा था इस बात पर, लेकिन मन कर रहा है आपको थोड़ा सा बताने का। एक फेसबुक पर आप लोग वीडियो देखते होंगे, सरका सरका करके चलता रहता है,
और फेसबुक हमारा पेज आप लोग जो है फॉलो कर लीजिएगा। शुक्ला स्टडी पॉइंट जो है फेसबुक पेज है, उसको फॉलो कर लीजिएगा आप सभी लोग, ठीक। वहाँ पर आपको जानकारी मिलती रहेगी समय समय पर हर एक चीज़ की। तो आपको बता दूं कि फेसबुक पर क्या होता है, वीडियोस आपने देखा होगा कि एक मोबाइल लेते हैं लोग, एक माइक ले लेते हैं और उसके बाद में किसी सरकारी स्कूल में घुस कर किसी टीचर से बदतमीजी करते हैं और बोलते हैं कि हाँ बताओ ये है वो दुनिया भर का, ठीक है। और एक प्रकार से मतलब पत्रकारिता करने के लिए घुस जाते हैं, कोई सर्टिफिकेट और कोई पढ़ाई उनकी पत्रकारिता की नहीं है। और मतलब आलोचक बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, पत्रकारों की संख्या एक बैग जो है इतना ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है। और ख़ास करके आप देखिएगा तो कि आप देखिए गाने जो गाना गाते भोजपुरी के, बिहार में खास करके ऐसी व्यवस्था है, बिहार में हर एक बंदा अपने आप में एक पत्रकार है, आप देखिएगा फेसबुक पर, ठीक है। क्योंकि फेसबुक पर क्या होता है कि तुरंत फेमस होना, तो फेसबुक पे एक प्रकार से बड़े आसानी से फेमस हो सकते हैं। एक पेज बनाओ और अपना, और पेज बनाने के बाद में कोई वीडियो 2 वीडियो डालो, उसके बाद में क्या कर दो, उसको बूस्ट कर दो, यानी पैसे दे करके फेसबुक से बूस्ट करवा लो, तो वो तमाम लोगों के पास पहुंच जाएगा। आजकल यही सब चल रहा है दुनिया में, ठीक है। चलिए, हालांकि आप देखिएगा, आपको बता दूं कि बीए थर्ड सेमेस्टर 2023 की परीक्षाओं के लिए भूगोल का आप लोगों को बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर तो भूगोल ज्योग्राफी का चैप्टर 2 हमने पढ़ा दिया, पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी के बारे में। इकोलॉजी का अर्थ, परिभाषा, महत्व और शाखाएं सभी को विस्तार समझा दिया है। इकोलॉजी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपके दिमाग में चल रहे होंगे वो सब इस वीडियो के अंतर्गत आपको मिल जाएंगे। आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, बहुत बेस्ट वीडियो है, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, जरूर देखिएगा। हो चुका है तो आप लोगों को मैंने बता दिया, चूँकि आप लोग कभी कभी क्या करते हो, सोचते हो कि जो है मतलब कि हुई क्लास की नहीं हुई, तो आप लोग जान लीजिए क्लास हो चुकी है। इसके अलावा राजनीति विज्ञान की, पॉलिटिकल साइंस की चैप्टर 2 की क्लास हो चुकी है, आप लोग इसको भी देख लीजिए जिनका जिनका होगा, ठीक है। इसी प्रकार से और सोशियोलॉजी का भी चैप्टर 2 हो चुका है, होम साइंस का चैप्टर 2 जल्दी हो जाएगा, ठीक, परेशान मत होइएगा उसके लिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा, ओके। और वीडियो को शेयर नहीं करना है, गलती से निकल गया था, इस वीडियो को आपको शेयर नहीं करना है, यानी जितने भी लोग देख रहे हो अपने तक ही सीमित रखिएगा। किसी के पास शेयर करेंगे तो फिर क्या होगा कि आपको रिमूव करना पड़ेगा ग्रुप से, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आप सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को किसी अपने दोस्त के पास या किसी के पास शेयर नहीं करना है। अगर किसी दूसरे को कोर्स लेना है हिंदी साहित्य का, तो हमारा नंबर आप उसके पास सेंड कर सकते हैं और वो बोलेगा करके मुझसे कि सर मुझे हिंदी साहित्य बीए थर्ड सेमेस्टर का कोर्स लेना, तो मैं उसको सारा प्रोसेस बता दूंगा, ठीक है। या आप तो पता होगा आपको प्रोसेस, तो आप प्रोसेस बता दीजिएगा तो उसको मिल जाएगा, ठीक है। उसको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा, उसको सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। अब आप ये मत सोचिएगा कि वहाँ से जा करके आप अपने तरीके से उस पर ग्रुप पे सभी के पास शेयर करेंगे, मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मैं भाई एक प्रकार से फिर रिमूव कर दूंगा, फिर उससे अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। तो हाथ जोड़ करके आपसे ही निवेदन रहेगा कि ऐसा मत करिएगा, आप लोग आसानी से पढ़िए। बाकी सब्जेक्ट तो ये सब, जैसे राजनीति विज्ञान का ये वीडियो शेयर करिए, यूट्यूब पर मैंने जो डाल दिया है, चूँकि हिंदी साहित्य का केवल कोर्स मैंने लॉन्च किया है, बाकी सभी का मैंने बिल्कुल फ्री में मैं आपको पढ़ाऊँगा यूट्यूब पर ही। आप लोग देखिएगा, रात के 8 बजे डेली एक क्लास आपकी यूट्यूब पर आपकी चलती है, तो आप एक बार डेली रात के 8 बजे चेक कर लीजिएगा। और फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए रात के 9 बजे क्लास चलती है, ओके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।